फिर हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व देखेंगे माइल्ड स्टील के लिए। तो जो भी आपका एग्जाम होता है इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो इस कर्व को हम लोग अच्छे से समझेंगे और क्या हमको याद रखना चाहिए, कौन सा पार्ट से क्वेश्चन आता है, तो सारी चीज आपको हम डिटेल में बताएंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना। प्रीवियस लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नहीं देखे हैं तो आपको हम 3 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के लिए फॉर माइल्ड स्टील के लिए। देखिए तो ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो बनता है ना, ये जनरली आप जब भी मशीन में डालोगे ना अपना स्टील को, कोई भी आपका मेटल है अगर जब मशीन में डालोगे तो ऑटोमेटिक ग्राफ चार्ट बना देता है। तो उस पूरा ग्राफ को हमको याद नहीं रखना है, उसमें से कौन सा पॉइंट के क्या बोलते हैं वो चीज हमको याद रखना है। वही आपसे एग्जाम में पूछता है, वहीं से रिलेट करता है, आपको इलास्टिक कांस्टेंट रिलेट करता है। तो ये चीज हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमको इलास्टिक कांस्टेंट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, इसका कर्व की बात कर लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहां पे हम लोग एक मान लीजिए इधर ये जो डायरेक्शन आपका जा रहा है ये स्ट्रेस का है, जिसमें आप अप्लाइड फोर्स बाय एरिया बोलते हैं। इस लाइन में हमारा नॉर्मल स्ट्रेस जा रहा है। क्या जा रहा है? नॉर्मल स्ट्रेस के लिए है। ये जो डायरेक्शन देख रहे हैं एक्सिस नॉर्मल स्ट्रेस के लिए है, और ये आपका नॉर्मल स्ट्रेन के लिए है। ये आपका नॉर्मल स्ट्रेन के लिए है, राइट। इस प्रकार से आपका जा रहा है। अब देखिए इसमें से हमको याद रखना, ये सब सारी चीजें कुछ याद नहीं रखना, आपको हम बताते चलते हैं, उसके बाद आपको हम गाइड करते चलेंगे कौन सा पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वही मेन चीज आपको याद रखना है। ओके, देखिए अब यहां से देखिए ये हमारा इस प्रकार से बाइसेक्ट कर रहा होगा। अब देखिए ये ना इस प्रकार से हमारा एक ग्राफ जैसे ही मशीन में डालेंगे ना, मशीन में माइल्ड स्टील को मशीन में डालेंगे तो इस प्रकार से ग्राफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ दूर तक सीधा जाएगा, उसके बाद कुछ दूर तक थोड़ा सा टेढ़ा होगा, इस प्रकार से टेढ़ा हो जाएगा, कुछ दूर तक फिर सीधा जाएगा, फिर इस प्रकार से आपका इस प्रकार से टेढ़ा हो जाएगा, राइट। तो कुछ इस प्रकार से आपका यूटिलिटी मशीन में आपका ग्राफ ये हो जाता है, इस प्रकार से ग्राफ आपका प्लॉट हो जाता है। अब इसी में जहां जहां आपको जो बैंड आपको दिख रहा है वही पॉइंट को आपको याद रखना है। ओके, उसी पॉइंट को आपको याद रखना, ये हमारा स्ट्रेन है। ओके, तो देखिए आप जो बिल्कुल जो स्ट्रेट देख रहे हैं, बिल्कुल जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, हमारा ओ से ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया है, और यहां देख रहे हैं कि पूरे बिल्कुल यहां पे स्ट्रेट लाइन है, यहां से मुड़ना स्टार्ट किया है, तो हमारा ए हो गया। और ओ ए को हम इधर लिखने चलते हैं, ओ ए जो पॉइंट है इसको लीनियर कर्व बोलते हैं, लीनियर कर्व बोलते हैं। अब ये चीज आपको एग्जाम में दे देगा, एक फिगर बना देगा छोटा सा, बोलेगा ओ ए को आप क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और ये केवल यहां से यहां एक ओ से ए के बीच को क्या बोलते हैं, ए तक को क्या बोलते हैं, यहां पे हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। तो ये चीज आपको ना याद रहना चाहिए। ओके, अब बात हो गई यहां तक। अब जैसे कुछ दूर और जाओगे तो देख रहे हैं कि यहां पे कुछ यहां तक आते हैं, यहां से पूरा बैंड हो गया, तो हम उसको बी बोल देते हैं। अब बी को ना, बी पॉइंट को हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं, बी पॉइंट को हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं, राइट, कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसको इलास्टिक कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? देखिए जब भी आप मशीन में कोई भी मेटल आप डालोगे, जैसे ही उस पर लोड लगाते गए तो ग्राफ यहां से प्लॉट होना स्टार्ट हुआ चलना, यहां तक गया और यहां तक गया, यहां से आप छोड़ दिए, यहां से लोड लगाना बंद कर दिए, तो ऑटोमेटिक आप ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा। जैसे आप कोई रबर लेते हैं, कोई एक रबर लेते हैं, रबर को खींचते हैं और खींच के छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिक अपने ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है। तो दैट इज अ इलास्टिक लिमिट। वही इसको आप कुछ ज्यादा ही खींच दो तो वो लमड़ जाएगा, तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा ही नहीं। तो उसको भी आगे बताएंगे क्या बोलते हैं, लेकिन जब वो ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट बोलेंगे, और इसको बी बराबर बोलते हैं, राइट। सभी बुक में सेम ही है। और ये यहाँ पे, और ये सबसे मैक्सिमम जो पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, मैक्सिमम जो पॉइंट देख रहे हैं सी, मैक्सिमम पॉइंट जो सी देख रहे हैं, सी को हम लोग अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। सी को, यहां सी को हम लोग अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। ओके, मतलब अपर यील्ड पॉइंट का मतलब यहां तक जाएगा या मैक्सिमम यहीं तक ग्राफ जाएगा, उसके बाद फिर डाउन होना चालू होगा, फिर अप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहां बोलते हैं। और यहां पे इस पॉइंट को यहाँ पे डी बोलते हैं, और इस पॉइंट को हम यहाँ पे
ई बोलते हैं, राइट। तो यहां पे अब डी को ना, डी पॉइंट को क्या बोलेंगे, डी पॉइंट को हम लोग यहां लोअर इल्ड पॉइंट बोलते हैं, लोअर इल्ड पॉइंट। ओके, मतलब लोअर इल्ड पॉइंट में यहां से आने के बाद कुछ सीधा चलेगा, ऑटोमेटिक पोजीशन वहां पे चेंज कर लेगा। उसके बाद एफ हो, अब यहां तक आएंगे ना, तो यहां तक इसको मैक्सिमम, फिर से एफ आ गया। अब यहां पे ना अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं एफ को। अल्टीमेट मतलब किसी को आप बोलते हैं ना भाई आपको हम अल्टीमेटम दे दिए, अब इसके बाद सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट यहां तक जब मटेरियल चढ़ाओगे, लोड लगाते जाओगे, जब भी ग्राफ यहां आएगा, यहां के बाद कहीं भी फेल हो सकता है, कहीं भी फेल हो सकता है, कहीं भी मटेरियल टूट सकता है। तो इसी के लिए इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं, अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं, अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं। और यहां पे मटेरियल जब मैक्सिमम लोड लगाएं तो यहां आके टूट गया, अब इसके आगे मटेरियल चला ही नहीं, मतलब एक टाइम आएगा कि मतलब इस मार्कर पे ऊपर से लोड लगाते जाएंगे और नीचे भी कुछ इस प्रकार से होल्ड करने की है, और लोड लगा देंगे, एक टाइम आएगा कि ये टूट जाएगा। तो यहां पे आने के बाद टूट गया, अब इसको हम जी बोल देते हैं। अब जी को ना हम लोग फ्रैक्चर्स पॉइंट बोलते हैं, जी को हम लोग फ्रैक्चर्स पॉइंट बोलते हैं कि भाई यहां से ना मटेरियल आपका फ्रैक्चर हो चुका है, अब इसके बाद नहीं चलेगा, फ्रैक्चर्स पॉइंट, फ्रैक्चर्स पॉइंट बोलते हैं। और यहां पे देखिए एफ जी को, यहां से एफ जी को आप नेकिंग रीजन बोलते हैं, एफ जी को नेकिंग रीजन बोलते हैं, एफ जी को नेकिंग रीजन बोलते हैं, राइट, एफ जी को नेकिंग रीजन बोलते हैं। और ई एफ को, ई एफ जो देख रहे हैं इधर लिख देते हैं, ई एफ को आप हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोलते हैं, राइट, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोलते हैं। तो ये आपका यूटिलिटी कर्व, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ये कर्व हो गया, राइट। अब इस प्रकार से यहां से कुछ लिमिट दिया होगा आपको, इस प्रकार से यहां से आपको इस प्रकार से कुछ लिमिट दिया होगा, तो इस पे आपको नहीं जाना है, इस पे नहीं जाना। मेन जो आपका मेन जो मुद्दा है, फोकस आपका, मेन जो फोकस आपका यही मेन आपको फोकस ये याद रखना है कि ये पॉइंट हम कहां बोलेंगे, इसको कहां बोलेंगे। इससे रिलेट करता है डक्टिलिटी मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। तब हम लोग बात करेंगे डक्टिलिटी के ऊपर बात करेंगे और ब्रिटल के ऊपर बात करेंगे, दोनों क्या होता है, क्योंकि इसी का ना डिफिनेशन से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इसका डिफिनेशन से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। तो स्मरण कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये फिगर को हम फिलहाल रहने दिए हैं, क्योंकि इसी फिगर के थ्रू हम लोग डक्टिलिटी मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आपको आई होप 100% आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक डक्टिलिटी नहीं समझे होंगे और ब्रिटल नहीं समझे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका बात कर लेते हैं हम, डक्टिलिटी मटेरियल, डक्टिलिटी मटेरियल या डक्टाइल मटेरियल बोलिए, डक्टिलिटी मटेरियल या डक्टाइल मटेरियल। ओके, डक्टिलिटी मटेरियल या डक्टाइल मटेरियल की हम बात कर लेते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी सीधा बोल सकते हैं, केवल आपको डक्टिलिटी भी पूछेगा, मटेरियल नहीं भी लगा सकता है, तो आपको इसलिए टेंशन नहीं लेना। देखिए डक्टिलिटी का है तो एक ऐसा मेटल जिसपे आप लोड लगाते हैं ना, तो वह थीन वायर, शॉर्टकट में याद रखिए, शॉर्टकट में क्या आपको याद रखना है कि आपका कोई मटेरियल है जो मटेरियल आपका एकदम थीन वायर में कन्वर्ट हो रहा है, थीन वायर में क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। अब ये इसका डिफिनेशन तो नहीं है, लेकिन समझने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे एक रबर लेते हैं तो उसको खींचते हैं, तो खींचते एकदम उसका वायर पतला हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम तक नहीं टूटता है, उसके बाद तो टूटना ही है, लेकिन कुछ टाइम तक एकदम थीन वायर एकदम पतला होता है, अपना जो शेप होता है उसका वो चेंज हो जाता है उसमें। तो हम लोग बात जो करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पोस्ट इलास्टिक परसेंटेज, पोस्ट इलास्टिक परसेंटेज इलोंगेशन, पोस्ट इलास्टिक परसेंटेज इलोंगेशन अप टू कहां तक, आपको फ्रैक्चर्स पॉइंट तक, फ्रैक्चर्स पॉइंट, और यहां पर लिख दीजिए इज मोर, मतलब फ्रैक्चर्स पॉइंट तक नहीं, उससे आगे भी होगा।
कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मटेरियल हम लेते हैं और उस पर लोड लगाना चालू करते हैं, उस मटेरियल यहां से कर्व लोड लगाते लगाते हमारा यहां तक बिल्कुल फ्रैक्चर्स पॉइंट तक आया है, तो उस केस में हमारा क्या बोलेगा, उसको हम लोग डक्टाइल मटेरियल या डक्टिलिटी बोलते हैं। तो उस केस में हमारा क्या कहलाएगा, डक्टिलिटी कहलाएगा, डक्टिलिटी या डक्टाइल मटेरियल कहलाएगा, डक्टिलिटी या डक्टाइल मटेरियल कहलाएगा। दोनों सेम ही केस है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। डक्टाइल मटेरियल, ओके, डक्टाइल मटेरियल। अब ये हो गया। अब ये आपका मेन डिफिनेशन जो आपको याद रखने वाला है ना, इसको याद रखना है। अब यार शॉर्टकट में भी सीधा याद रखना है कि वो ऐसा मटेरियल जो हमको क्या से फ्रैक्चर्स पॉइंट तक जा रहा होगा। कहां, फ्रैक्चर्स पॉइंट तक, इज मोर मतलब मोर, तो वहां से आगे तक जा रहा होगा, उस केस में हमारा क्या कहलाएगा, डक्टाइल मटेरियल कहलाएगा। अब बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल की बात कर लेते हैं। यहां पे हम ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं, तो ब्रिटल मटेरियल की बात करेंगे तो सीधा ये उल्टा हो जाएगा। अगर ब्रिटल मटेरियल, तो अब ब्रिटल मटेरियल की बात करेंगे ना, ब्रिटल मटेरियल की यहां पे बात करेंगे तो यहां जो हमारा जाएगा ना पोस्ट इलास्टिक, जो पोस्ट इलास्टिक परसेंटेज इलोंगेशन जो होगा, इलोंगेशन अप टू लेस फ्रैक्चर्स पॉइंट, लेस फ्रैक्चर्स पॉइंट, लेस फ्रैक्चर्स पॉइंट। अब यहां पे एक चीज बात समझिए कि हम ब्रिटल किसको कहेंगे, जब भी किसी भी मेटल पे हम लोड लगाना चालू किए होंगे, तो जब ग्राफ बढ़ना स्टार्ट किया होगा तो ये कहीं भी टूट सकता है, या तो लोअर यील्ड पॉइंट के साथ टूट जाएगा, या आपका यहां तक हार्डली रीजन में ही टूट जाएगा, या यहां तक आएगा, लेकिन फ्रैक्चर्स पॉइंट तक वो नहीं पहुंचेगा, फ्रैक्चर्स पॉइंट तक वो नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ही टूट जाएगा। उस केस में उस मटेरियल को हम लोग ब्रिटल मटेरियल कहेंगे। डक्टाइल मटेरियल हम लोग किसको कहेंगे, जो एलोंगेशन कहां तक होगा, फ्रैक्चर्स पॉइंट तक होगा, यानी एफ तक, जी तक होगा, जी पॉइंट तक होगा, उसको हम लोग डक्टाइल मटेरियल कहेंगे। तो इस प्रकार से डक्टाइल और ब्रिटल का हमारा मेन जो है, ये आपको याद रखना, एग्जाम में ये सेम पूछता है। तो ये चीज देखिएगा, आप किसी भी एग्जाम को उलट के अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है तो ये दो क्वेश्चन तो आया ही होगा, दोनों में से एक कोई ना कोई आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। एसएससी जेईई का पीवाई की बुक उलट के देखना, उसमें पूछा हुआ है। ओके, चलिए इसको रन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, वो देख लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल और एंड लेटरल स्ट्रेन, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन कब कहेंगे। तो अब देखिए लेटर सपोज कीजिए कि आपके पास एक बॉडी है, एक बॉडी लीजिए, आप इस प्रकार से एक फिगर हम बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम एक ये इस प्रकार से ना एक हम बॉडी ले लिए हैं। अब इसको हम लोग ना यहाँ पे स्ट्रेस लगा दिए हैं एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ भी एक्स डायरेक्शन में, राइट। तो अब जब भी आप लॉन्गिट्यूडनल किसको बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन किसको बोलेंगे, तो देखिए अगर सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जब हम बात करेंगे ना, तो यहां पे अगर स्ट्रेस के पैरेलल अगर कोई स्ट्रेन लग रहा है, स्ट्रेस के अगर पैरेलल कोई स्ट्रेन लग रहा है, उस केस में क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा। सॉरी, यहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा। ओके, तो यानी मींस दैट के कहने का मतलब मेरा ये कि अगर इसके पैरेलल कोई हमारा यहां पे देख रहे कि स्ट्रेन कोई लगेगा यहां पे इलिप्सन एक्स एक्स और इलिप्सन एक्स एक्स, तो हम किस केस में क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। वही अगर लेटरल स्ट्रेन की बात करेंगे, यहां पे हम लेटरल
यहाँ पे अगर हम लेटरल स्ट्रेन की बात करेंगे, यहाँ पे हम अगर लेटरल स्ट्रेन की बात करेंगे, लेटरल स्ट्रेन की बात करेंगे तो जब भी कोई शेयर स्ट्रेस पे परपेंडिकुलर कोई स्ट्रेन हो जाए, नॉर्मल स्ट्रेन हो जाए, तो उस केस में हम क्या कहेंगे उसको, उस केस में हम लोग अगर परपेंडिकुलर हो जाता है तो उस केस में हम उसको लेटरल स्ट्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? लेटरल स्ट्रेन कहेंगे। एकदम सिंपल सी चीजें याद रखिए, मे भी हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले। लॉन्गिट्यूडनल किसको कहेंगे? जब स्ट्रेस के पैरेलल कोई स्ट्रेन लग रहा होगा तो लॉन्गिट्यूडनल, जब कोई स्ट्रेस पे परपेंडिकुलर कोई स्ट्रेन लग रहा होगा तो हो गया क्या? लेटरल स्ट्रेन हो गया। तो ये एक्स वाई जो देख रहे हैं आपको हम समझने के लिए लिख दिए हैं कि ये इस प्रकार से पैरेलल है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर है। तो यही आपका लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन का क्या होता है? कंसेप्ट होता है। एक कंसेप्ट हमारा और बच गया है, उसके बाद फाइनली हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करेंगे। तो एक कंसेप्ट हमारा क्या बच गया है? तो एक कंसेप्ट जो हमारा बच गया है हुक्स लॉ। एक हमारा कंसेप्ट जो बच गया है वह हुक्स लॉ बच गया है। ये हुक्स लॉ के बाद ना हम लोग आपको एक्चुअली पहले ही देख लेना चाहिए था, वो मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए, अगर एक इसको हम ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपका एक कर्व है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन को, नॉर्मल स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेस को यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे ना कोई एक कर्व है जो आप ड्रॉ हो करिए। एक कर्व हमारा ए पॉइंट तक बिल्कुल सीधा जाता है, यहां तक, ए तक। अब ए वाले को हम क्या कहते थे? ए को हम क्या कहते थे? प्रोपोर्शनल लिमिट कहते थे। प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते थे, राइट, प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते थे। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ ये कहता है कि नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। अब यहां पे ये भी बोल सकते हैं, देखिए नॉर्मल का है तो परपेंडिकुलर, नॉर्मल का है तो परपेंडिकुलर, तो यहां पे लेटरल स्ट्रेन भी हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन हम लोग को जो बुक में दे रखा है केवल नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। अब इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग एलिप्सन से डिनोट करते हैं। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हम लोग ई डाल देते हैं, ई, राइट, एक कांस्टेंट यहाँ पे हम ई डाल देते हैं। अब यही ई की वैल्यू जब आप निकालेंगे ना, ई की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा बाई ए आ जाएगा, राइट। यही आपका यंग मॉडुलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यंग मॉडुलस कहलाएगा ई। यहीं से आपका यंग मॉडुलस कहलाता है। तो यहां पे अब यंग मॉडुलस इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं, हम इधर मिटा देते हैं, ई को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। या इसी को हम लोग यंग मॉडुलस बोलते हैं, इसी को हम लोग यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, इधर लिखते हैं मॉडुलस बोलते हैं, ओके। अब सी तो आपको मालूम है, सिग्मा मालूम है आपको, नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है, राइट। और इलिप्सन भी मालूम है आपको। यहां पे इलिप्सन क्या मालूम है? इलिप्सन हमको मालूम है नॉर्मल स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेन है, राइट। अब यहां पे हम बात करते हैं एसआई यूनिट की बात करते हैं, क्योंकि हमसे ना एग्जाम में एसआई यूनिट भी कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है। तो अब देखिए यंग मॉडुलस का देखेंगे, यंग, आखिर हम लोग आगे जब इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे। फिलहाल यहां देख लेते हैं यंग मॉडुलस का जो आपका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, या मेगा पास्कल होता है, जीगा पास्कल होता है,
सीधा पास्कल भी होता है। तो इस प्रकार से इसका ऐसा यूनिट है। तो इसमें से आप एग्जाम में अगर पूछ दे, इसमें से कोई भी रहा पूछेगा यंग मॉडुलस का ऐसा यूनिट बताइए, यूनिट क्या होगा, तो इस केस में आपको ये सब याद रहना चाहिए। तो आई होप हम लोग फाइनली जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था जितना हम लोग टोटल 4 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। अब हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर से इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जहां से आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट होता है। हम लोग काफी अच्छा से डिटेल वे में एकदम स्मार्ट वे में पढ़ते जाएंगे, ताकि आपको जो भी एक भी क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से एग्जाम में आए तो छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।